हेलो बच्चों, देखिए आपकी पहली क्लास जो ईडीडी सेकेंड की थी वो हो गई थी। वो इंट्रो क्लास थी। उसमें हम बताए थे कि आप लोगों का जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उसकी क्या आवश्यकता है और उसका पूर्व निर्धारण क्या होता है, उसे क्या जान सकते हैं, किन किन चीज़ों का निर्धारण कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हो गया था। अब जैसे कि बताया गया है कि इस चैनल पे आप लोगों को सब्जेक्ट के नोट्स दिए जाएंगे और नोट्स में जो भी टॉपिक्स रहेंगे उसे अच्छे से कवर किया जाएगा, समझाया जाएगा कि वो है क्या, ठीक है। उसके बारे में पूरी डिटेल दी जाएगी। तो उसी के क्रम में ये आप लोगों का ईडी सेकेंड का सेकेंड क्लास है। तो हम नोट्स दिखाएंगे, आप उस नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले। उसके बाद हम समझाएंगे उसको कि क्या है उसका मतलब। तो देखिए थोड़ा नोट्स को दिखाते हैं जिससे बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये पहला चैप्टर देखिएगा या लेसन है ये आपका पहला लेसन, थोड़ा देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग लिख सकते हैं नोट्स कंप्लीट करने के लिए। ये सेकेंड पेज है आपका और जो ऊपर लिखा है पेज वाइज है आपका नोट्स रहेगा। आप लोग मेंटेन करते रहिएगा एग्ज़ाम बेसिस के लिए, ठीक है। देखिए जैसे कि आपका पहला जो चैप्टर था आगणन एवं जो था मूल्यांकन के सिद्धांत, तो एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग जिसका मतलब होता है आगणन करना यानी एस्टिमेटिंग करना एंड कास्टिंग, ठीक है, मूल्यांकन करना। एस्टिमेटिंग के बारे में बताया गया था, इसके इंट्रो के बारे में भी पिछली क्लास में इसमें बताते हैं। एस्टिमेटिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए आप कोई भी संस्था कोई वर्क कराने वाली है या करा रही है, या आप ही घरों में जैसे कोई काम कराना होता है, तो हमें क्या होना चाहिए कि पार्टिकुलर ये हमारे पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि हमें कितने कितने इक्विपमेंट या कितने सामग्रियों की आवश्यकता है उस चीज़ को बनाने के लिए। तो एस्टिमेट का मतलब यही होता है कि हम लोगों के पास पूरा ब्यौरा रहे जो काम कराना है उसमें क्या क्या लगने हैं, क्या क्या चीज़ें की हमें आवश्यकता है, ठीक। एस्टिमेट का मतलब ये होता है कि पूरी जानकारी होनी चाहिए क्या चीज़ें लगनी है हमारे। कास्टिंग का मतलब होता है कि उस जो जितने भी सामग्रियाँ लग रही हैं उसका पार्टिकुलर खर्च कितना आने वाला हमारे पास, ठीक। तो इसका कास्टिंग का अर्थ ये निकल के आता है। तो एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकंड देखिएगा, देखिए इसमें कुछ चीज़ें दिया है, ये देखिए जो सेकंड हेडिंग के रूप में लिखे हैं कि विद्युत परियोजना के आगणन एवं जो होता है मूल्यांकन के तत्व। तो जैसे आप लोग आगणन करेंगे यानी कि जो भी आगणन करेंगे और मूल्यांकन करेंगे तो कुछ विशेष पॉइंट को ध्यान में रख के चीज़ों को किया जाता है। तो उसके बारे में नीचे दिया भी गया है कि विद्युत परियोजना के आगणन एवं मूल्यांकन के निम्न मुख्य तत्व होते हैं। तो देखिएगा ये कौन कौन से चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रख के इन सारी चीज़ों को यानी एस्टिमेटिंग और कास्टिंग के चीज़ों को करना है। तो पहला लिखा है विद्युत सामग्री का पूर्ण विवरण, यानी कि विद्युत सामग्री का पूर्ण विवरण। देखिए जो एस्टिमेटिंग कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिकल के जो कि ये इलेक्ट्रिकल का कोर ब्रांच के लिए होता है ये ड्राइंग। तो यहाँ सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल के बारे में सोच के की जाएगी। तो जैसा कि आपको पहला लिखा भी गया है कि विद्युत सामग्री का पूर्ण जो होता है विवरण, यानी कि इलेक्ट्रिकल को देखते हुए हम लोग कर भी रहे हैं। तो विद्युत सामग्री का पूर्ण विवरण मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप कुछ भी बना रहे हैं, इंडस्ट्री में बना रहे हैं, घरों में वर्क करा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है लगाने के लिए, तो हमें जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाना है तो इसमें लिखा गया कि विद्युत सामग्री का पूर्ण जो विवरण, यानी जो जैसा लगाना है जिस वे में लगाना है उसका आपके पास पूरी जानकारी यानी कि उसका विवरण पूरा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको कूलिंग सिस्टम लगाना अपने घरों में तो उसका पूरा विवरण होना चाहिए कि कितने एरिया में लगना है या कितने कितने पावर का लगना है, क्या ये उतने एरिया को कूलिंग सिस्टम हमारा कवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसका पूरी जानकारी आप लोगों के पास होना चाहिए, उसका अपने ठीक है, उसका पूरा ब्यौरा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। पूर्व विवरण का माने कि पहले ही उसे उसे सिस्टम में लाने से पहले ही आपके पास पूरी जानकारी उसकी होनी चाहिए। दूसरा दिया है कि बाजार मूल्य व सर्वेक्षण, ठीक है। बाजार मूल्य व सर्वेक्षण क्या होता है, मान लीजिए कि आपने पता किया कि आपको कूलिंग सिस्टम फिट करने थी या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको लेना था, तो आप जाएंगे बाज़ार में उसका मूल्य को पता करेंगे कि कितना है, ठीक है, कि क्या प्राइस उसकी चल रही है। तो बाज़ार में उसका मूल्य पता करें, ऐसा नहीं एक ही जगह गए और बाज़ार में जहाँ जाते ही वहाँ से परचेज कर लिए, खरीद लिए, ठीक है, वस्तु को, ऐसा तो करेंगे नहीं।
आप क्या करेंगे, सर्वेक्षण का मतलब ये होता है कि किसी सामग्री का कई जगह पर, ठीक है, उसके मूल्य का, ठीक है, मोल भाव करना, यानी कि उसे तुलनात्मक रूप से देखना कि कहाँ पे हमें उसका मूल्य, उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा मिल रहा है, कहाँ पे हमें प्राइस कम मिल रही है, ठीक है। इस चीज़ के ब्यौरे को इकट्ठा करना ही बाजार मूल्य और सर्वेक्षण, यानी कि ये मूल्य और सर्वेक्षण, उसके मूल्य का सर्वेक्षण करना होता है, ठीक है। तो बाजार मूल्य सर्वेक्षण में यही किया जाएगा कि जो भी हमें इंस्ट्रूमेंट लगाने हैं उसके मूल्य का पता किया जाएगा, उसके ब्यौरे को देखा जाएगा और उसका जो मूल्य का, ठीक है, तुलना है उसको देखा जाएगा। तो पूरी ब्यौरे को उसमें रखा जाता है, ठीक। और तीसरा है मूल्य सूची व शुद्ध मूल्य, ठीक है। मूल्य सूची व शुद्ध मूल्य क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या होता है कि कोई मूल्य सूची और शुद्ध मूल्य में क्या अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई सामग्री विदेश से ला रहे हैं, विदेश माने कि फ़ॉरेन वगैरह से कोई सामग्री आ रही है, तो मान लीजिए हम फ़ॉरेन गए, कोई सामग्री ले लिए, हमें पड़ गया मान लीजिए 60,000 का पड़ गया या 50,000 का पड़ गया, कुछ भी पड़ गया। तो अगर हमें मान लीजिए बाहर गए, विदेश में गए, तो बाहर गए, अगर हम 50,000 का कोई भी, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीद के लाते हैं 50,000 का, मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट खरीद लिए, तो वो तो हम विदेश में खरीदे हैं। अब जब हम इंडिया में लाएंगे, मान लीजिए इंडिया में हम लाने हैं, ठीक है, इंडिया मान लीजिए, ठीक है, इंडिया में जब इसे लाया जाएगा तो देखिए इसमें अतिरिक्त रूप से, देखिए इसमें अतिरिक्त रूप से टैक्स वगैरह एडजॉइंट होंगे। ये तो हमें हमारा, ठीक है, रेट पे खरीद लिए हैं, लेकिन इसको, ठीक है, जब इंडिया में लाएंगे तो एक तो केंद्र सरकार, जो, ठीक है, केंद्र सरकार यानी कि जो मोदी जी बैठे हैं केंद्र में, ठीक है, उनके द्वारा, यानी कि उनके मंत्रिमंडल के द्वारा जो भी निर्धारित कर होते हैं, यानी कि जो केंद्र का निर्धारित कर होता है वो उनके, ठीक है, वो इस पे लगाया जाएगा। जो 50,000, ठीक है, 50,000 के इंस्ट्रूमेंट खरीद के ला रहे हैं या कोई भी सामग्री भारत में लाई जा रही है, तो उस पर एक कर लगेगा। फिर राज्य में जिस भी राज्य के आप, ठीक है, हैं, जैसे आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, ठीक है, एमपी के हैं, ठीक है, वो, ठीक है, राज्य के द्वारा भी उस पर क्या है, टैक्स लगाया जाएगा। यानी पूरा ब्यौरे के रूप में आप मान लीजिए 50,000 का कुछ खरीद के लाए हैं, तो हो सकता है इसका जो मेन प्राइस हो जाए कर के बाद, यानी कि हो सकता है आपका 55,000 हो जाए, ठीक है। तो आपका जो मूल्य सूची होता है, मूल्य सूची वो सूची होती है जो डायरेक्टली आपने परचेज़ किया है, और जो आपका शुद्ध मूल्य होता है, यानी कि आप देखिए, आप इतना मूल्य मान लीजिए पड़ गया, तो आप भी कुछ डिसाइड, जैसे आप 50,000 में लाएं, भारत में लाने के बाद आपको 55,000 पड़ा, तो आप डायरेक्टली 55,000 में नहीं बेच देंगे, आप सोचेंगे कि कुछ हमको भी फ़ायदा मिले, तो 10% एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ा के अपना, हो सकता है इसे आप 60,000 के रेट में बेचें, ठीक है, हो सकता है आप इसे 60,000 में बेच दें। तो ये आपका जो खरीदा गया मूल्य, चाहे जहाँ से चाहे जिस कंट्री से खरीदा गया जो मूल्य होता है, उसे सूची मूल्य कहते हैं, यानी उस मूल्य पे हमें कोई भी चीज़ें मिल जाती है। और शुद्ध मूल्य वो मूल्य होता है जो हमारे द्वारा निर्धारित किया जाता है, हमारे फ़ायदे वगैरह सब चीज़, ठीक है, इंक्लूड करने के बाद, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग का ये पहला चैप्टर जो है, ठीक है, टोटली थ्योरी है, इसमें किसी पार्टिकुलर ड्राइंग के बारे में नहीं कुछ है, ठीक है, उसके ब्यौरे के बारे में है कि इंपॉर्टेंस वगैरह क्या है, तो इसी क्रम में ये है, तो इसे देखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला फिर टॉपिक है आपका, सेकंड नंबर पेज है, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी, ठीक है, अगर नहीं पीछे लिए होंगे तो यहाँ पे ले लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए सेकंड टॉपिक आपका स्टार्ट होता है पेज नंबर सेकंड पे, क्रय प्रणाली, यानी कि आपकी क्रय प्रणाली होनी क्या चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्रय प्रणाली देखिए लिखा है कि किसी संस्था की वायरिंग करानी हो या कोई जो होता है प्रोजेक्ट पूरा करना हो, हमें जो होता है आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है। देखिए क्रय प्रणाली ऐसे दिखाइए कि जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, सामग्री को खरीदना है, ठीक है। क्रय प्रणाली, सामग्री को अगर मान लीजिए खरीदना है, तो खरीदने के लिए जैसे हमें तो ये तो पता चल गया, अगर कुछ बनवाने वाले हैं, कोई इंडस्ट्री डेवलप करने वाले हैं, कोई घर का ही काम कोई करवाने वाले हैं, तो पहले तो हमारे पास ये नीड होती है कि पहले लगना क्या है, क्या क्या हमें चाहिए, ठीक है। जैसे घर बनवाना तो ईंट लगने हैं, ठीक है, सीमेंट लगने हैं, ये है, तो उसका ब्यौरा हमारे पास होता है, ठीक है। उस ब्यौरे के साथ हमारे पास उसके लिए, ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, क्रय प्रणाली भी होनी चाहिए, यानी हम उन सारी चीज़ें खरीदेंगे कैसे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या पार्टिकुलर जितने रिक्वायरमेंट का पैसे चाहिए, ये, ठीक है, जितने भी सिस्टम में हमें चाहिए, क्या वो सारी चीज़ें हमारे पर उपलब्ध हैं, इस सारी ब्यौरों को देखा जाता है जो क्रय प्रणाली के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखे थे कि किसी संस्था की जो होता है वायरिंग करानी हो या जो होता है कोई प्रोजेक्ट पूरा करना हो, वो हमें आवश्यक जो है सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसके कारण हमें जो है सामग्री को क्रय करना होता है, ठीक है, यानी क्रय करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे क्रय जो होता है प्रणाली को, ठीक है, समझना अति जो होता है आवश्यक होता है, यानी क्रय प्रणाली यानी कि सिस्टम वाइज क्रय प्रणाली को समझना आवश्यक होता है।
अब इस पूरी प्रणाली को आगे, ठीक है, बताया जाएगा। देखिए क्रय प्रणाली में क्या क्या हमें समझना आवश्यक है। पहला क्या समझना है, ठीक है, मांग पत्र तैयार करना, यानी कि मांग पत्र तैयार करने का मतलब हुआ आगे मांग पत्र के बारे में बताया जाएगा कि मांग पत्र कैसे बनता है, ठीक है, मूल्य, ठीक है, आमंत्रण पत्र कैसे, यानी कोटेशन फॉर्म जो होता है वो कैसे बनाया जाता है, तुलनात्मक विवरण में क्या कैसे फॉर्म को बनाया जाएगा, क्रय आदेश में क्या बनाया जाएगा, ठीक है, और निरीक्षण में क्या होगा, और भुगतान, ठीक है, करना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, ठीक है। तो धीरे धीरे देखते हैं। देखिए मांग पत्र तैयार करना, तो अब देखिए इस पूरे ब्यौरा जो भी है आपका मांग पत्र, ठीक है, इसके ब्यौरे को आगे दिया गया है। तो हम नेक्स्ट पेज को दिखाते हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। देखिए यहाँ आपका, देखिए ये सारे मांग पत्र ये क्रय प्रणाली के अंतर्गत आएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि जब हम क्रय प्रणाली बताए हैं तो क्रय प्रणाली के अंतर्गत ये सारे ब्यौरे आते हैं, तो इन ब्यौरों को याद रखना कि क्रय प्रणाली के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो पहला आपका आता है मांग पत्र, ठीक है, यानी कि मांग पत्र होती क्या है, ठीक है। तो मांग पत्र का मतलब देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं कि आवश्यक सामग्री के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट के अनुसार स्टोर को एक जो मांग पत्र दिया जाता है, ठीक है, जिसमें मांगी गई सामग्री का पूर्व विवरण होता है, ठीक है। यानी कि समझिएगा कि मांग पत्र क्या होता है कि हमारा एक ऐसा लेटर होता है, जैसे मान लीजिए हमें पता चल गया कि हमें अपना घर बनवाना है या कोई भी इंडस्ट्री डेवलप करनी है, तो हमें एक पूरा हमें एक लिस्ट रहेगा जो हमारे पास, जिससे ये क्लियर रहेगा कि हमें किस 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 इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है या किस किस चीज़ों की आवश्यकता है, ये हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो मांग पत्र में वो पूरे लिस्टेड कर देते हैं, ठीक है। और हमारा जो मांग डिमांड रहता है, जैसे मान लीजिए हमें, ठीक है, हमें कुछ भी, जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें कि अगर हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर कुछ लगवा रहे हैं, तो मान लीजिए हमें फ़ैन लगवाना है, एसी लगवाना है, ठीक, कूलिंग सिस्टम डेवलप करना है, मतलब कुछ भी करना है, ठीक है। तो उसको उतना हम रिक्वायरमेंट के आधार पर लिख देंगे कितना, इतना हमें, ठीक है, एसी चाहिए, इतना हमें, ठीक है, इतने हमें मोटर्स चाहिए, इतने हमें जनरेटर्स चाहिए, जो भी लिखना है एक ब्यौरा पूरा लिस्ट तैयार कर लेते हैं, ठीक है। और इस लिस्ट को हम किसको दे देते हैं, देखिए यहाँ लिखा गया है कि स्टोर, अच्छा, स्टोर को एक जो तो मांग पर दिया है, यानी स्टोर माने जो ये चीज़ें खरीद के लाएगा, ठीक है, यानी कि जो जो ठीक है, स्टोर माने होता है कि जो उसका विक्रेता होता है, ठीक है, उसको ये मांग पत्र हम पकड़ा देते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास लिस्ट था, किसी सामग्री की लिस्ट थी कि हमें इतनी चीज़ों की आवश्यकता है, उस लिस्ट को हम स्टोर वाले को दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टोर वाला क्या करता है, स्टोर वाला देखता है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, उस चीज़ों को होगा तो वो दे देगा, नहीं होगा तो फिर क्या करेगा, आपको बता देगा कि हमारे पास है या नहीं है, ठीक है। तो ये मांग पत्र हमारे द्वारा स्टोर वाले को दिया जाता है, ठीक है। स्टोर वाले को मतलब कि जिससे हमें क्या करना है कि सामग्री का, ठीक है, लेना है, ठीक है। अच्छा, अब स्टोर वाले से सामग्री को लेना है तो वो, ठीक है, ये ऐसा है नहीं कि हम क्या किए कि हमने मांग पत्र दिया और जो स्टोर वाला कहा कि फ्रिज, मान लीजिए आपको कह दिया कि 40,000 का, तो हम तो 40,000 का फ्रिज थोड़ी नहीं जाएंगे लेने, ठीक है। तो एक और फॉर्म, ठीक है, वो अपना एक और ब्यौरा लिखकर हमें देता है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें इस रेट में ठीक है, उपलब्ध है। उसे क्या कहेंगे अभी बताते हैं, ठीक है। उसे क्या कहा, यानी कि जो स्टोर, देखिए हम स्टोर वाले को, यानी कि हम जो है स्टोर वाले को जो देंगे वो मांग पत्र होगा कि हमारी ये डिमांड है, ठीक है। तो डिमांड पत्र को कुछ इस प्रकार से बना के, ठीक है, हमारे द्वारा दिया जाता है, किसको, स्टोर वाले को, ठीक है। देखिए क्या क्या इसमें रहता है, ठीक है। मांग पत्र में क्या क्या रहेगा, देखिए सामग्री का पूर्ण जो होता है विवरण से, सामग्री का नाम होता है और पूर्व विवरण सहित होता है। यानी कि हमें जो सामग्री चाहिए, जो भी सामग्री हमें चाहिए, ठीक है, उसका नाम रहेगा और पूर्व विवरण होगा, कौन सा काम करना है, कि नाम, सामग्री का नाम क्या है, ठीक है। हो सकता है कंपनी का नाम भी दे दें कि हमें ठीक है क्या चाहिए, फिलिप्स चाहिए, एंकर चाहिए, कि क्या चाहिए, कौन से, ठीक है, कंपनी चाहिए, ठीक है। आवश्यक मात्रा भी देते हैं, भाई अगर हमें 10 पंखे लगवाने तो 10 ही देंगे, 20 तो देंगे नहीं, ठीक है। तो आवश्यक मात्रा कितनी चाहिए। टिप्पणी में वही कह दें कि कंपनी का नाम जो इस कंपनी का होगा, यानी एंकर का होगा, फिलिप्स का होगा तो चाहिए, अगर अदरवाइज कंपनी का है नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये ब्यौरे को लिखकर हम क्या करते हैं, स्टोर वाले को दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा मांग पत्र के अंतर्गत आता है, ठीक। अगला हेडिंग देखिएगा, ठीक, अगला पेज नंबर, ये पेज, ठीक है, यहाँ 3rd पेज तक लिखे थे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये 4th नंबर का पेज देखिएगा, ठीक है, पेज नहीं लिखे हैं, लिख भी देते हैं, पर नंबर 4th का पेज है, पेज नंबर 4 देखिएगा। इसमें बताया गया है आप लोगों को, ठीक है, मूल्य आमंत्रण, ठीक है, मूल्य आमंत्रण। अब देखिए यही जो मूल्य आमंत्रण है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें देखते हैं, पढ़ के थोड़ा सा बताते हैं आप लोगों को क्या है, ठीक है। देखिए लिखे हैं कि मांग पत्र जो आपने दिया था, मांग पत्र प्राप्त होने
पर जो सामग्री ठीक है खरीदी गई है, जो सामग्री हमने खरीदी है उसका जो होता है बाजार मूल्य जानने की आवश्यकता होती है, जिसे जो होता है ठीक है जिसे कॉलिंग ऑफ ठीक है कोटेशन कहते हैं। यानी कि हम अभी को बताएं कि मान लीजिए हमने मांग पत्र किसको दिया, अगर हमने मांग पत्र उस स्टोर वाले को दिया तो डायरेक्टली अगर कह दिया वो हम 40,000 का फ्रिज देंगे, 5,000 का हम मान लीजिए फ़ैन दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं ना डायरेक्टली हम खरीद लेंगे, नहीं ऐसे नहीं खरीदा जाता है। फिर हमें एक लिस्ट पकड़ाई जाएगी किसके द्वारा, उन स्टोर वालों के द्वारा, कि उनके पास वो सारी चीज़ें किस रेशियो में है, किस मूल्य में है, ठीक है। वो हमको वो एक पत्र हमें देंगे जिसे हम क्या कहेंगे, कोटेशन कहेंगे, कोटेशन फार्म कहा जाता है। और कोटेशन फार्म का ब्यौरा इस प्रकार होता है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से कोटेशन फार्म ठीक है वो स्टोर वाला है वो हम लोगों को जो है वो फार्म देगा। कौन सा फार्म, कोटेशन फार्म, जिसमें वो ये बताएगा कि जो हमारी डिमांड थी कि भैया हमें 10 फैन चाहिए, फ्रिज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी हमारी डिमांड थी, ठीक है, जो दिए हैं, तो उसका वो कितना रेट लेगा वो हमें एक पत्र लिख के देगा, जिसे हम क्या कहेंगे, कोटेशन फार्म कहेंगे, ठीक है। कोटेशन फार्म, अच्छा कोटेशन फार्म में होगा क्या, उसके वो जो कोटेशन फार्म देगा वो क्या होगा, ठीक है। अब देखिए उसमें कोटेशन फार्म में कुछ देखिएगा क्या क्या होगा, ठीक है। प्रेषक रहेगा, यानी कि जो दुकानदार वाला वो लिखेगा ठीक है जिसके पास लिखना चाहिए, यानी कि जो हमें देगा तो हमें हमारे बारे में लिखेगा, मोबाइल नंबर और ठीक है जो भी लिखना है। अब देखो पहले बात तो ये ध्यान रखिएगा कि जो कोटेशन फार्म किसके द्वारा दिया जाएगा, कोटेशन फार्म जो हमारे स्टोर वाला है उसके द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसमें उसके पास मेन ब्यौरा ये रहेगा कि देखिए हो सकता है वो मान लीजिए हम वो बताया कि अगर मान लीजिए कोई दुकानदार वाला या स्टोर वाला है, उसने कहा फ्रिज का रेट हमारे पास 20,000 रुपये है, तो 20,000 का रुपये है तो वो बताएगा कि 20,000 अगर हम फ्रिज का दाम रखे हुए हैं तो किस डेट तक रखे हुए, किस दिन। ऐसा तो नहीं है कि आप मान लीजिए आप 2021 में हैं, ठीक है, तो फ्रिज का मूल्य 20,000 रुपये है, तो आप 2040 में जाएंगे फ्रिज का दाम तब भी कहेंगे भैया 20 रुपये, ठीक है 20,000 में जो होता है हमें अभी भी दे दीजिए, तो ऐसा तो नहीं है। तो वो एक डेट देता है, एक रेशियो डेट देता है, जिसमें ये बताता है वो कि ये सारी जो सामग्रियाँ हमारे द्वारा लिस्टेड की गई हैं इसमें वो केवल इस डेट तक ही मान्य है। इसके बाद अगर डेट के बाद आते हैं तो उस सामग्री के मूल्य में ठीक है वृद्धि हो भी सकती है, ठीक है, या कमी भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो एक डेट देता है और डेट के बाद वो जो भी ठीक है ये डेट वगैरह दे देगा, जो लिस्ट वगैरह देना है, ठीक है। अच्छा हमारी भी मांग होती है कि जैसे देखिए अगर मान लीजिए हमें वो बेच रहा है, ठीक है, मान लीजिए वो हमें 20,000 का अगर हमें फ्रिज दे रहा है, ठीक है, तो हम एक उससे क्या करते हैं, एक हम लोग उसे डुप्लीकेट जो होता है बिल लेते हैं, डुप्लीकेट बिल, यानी कि उस स्टोर वाले से डुप्लीकेट बिल भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम ओरिजिनल बिल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हैं सामग्री वगैरह कभी खरीदने जाइए तो आप लोग की स्टोर वाला दिखाएगा, एक बिल दिखाएगा, कहेगा भैया देखिए हमारे पास ये सामग्री या ये फ्रिज जो है हमें मिला है 20,000 में, ठीक है, जबकि वो डुप्लीकेट बिल रहता है जो उसी स्टोर वाले के द्वारा दी जाती है, ठीक है। रियल बिल क्या होता है कि रियल बिल, ठीक है, साथ में रियल बिल भी दिया जाता है और क्या है वो, ठीक है, जो आपका डुप्लीकेट बिल होता है दोनों साथ मिलता है, तो डुप्लीकेट बिल ही ठीक है शो करते हैं, ठीक है, जो आपके शॉपकीपर वगैरह होते हैं, जो ठीक है स्टोर वाले होते हैं, ठीक, तो ओरिजिनल बिल नहीं दिया है, तो ये डिमांड की जाती है, ठीक है, किसके द्वारा, ठीक है, जो सामग्री को खरीद रहा है उसके द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ठीक है बताई गई हैं, ठीक। अब देखिए आगे की जो भी ठीक है जो भी इसके जस्ट बाद के जो भी पॉइंट्स वगैरह बचे हैं, ठीक है, आगे की क्लास में आप लोगों को बताए जाएंगे। बहरहाल ठीक है यहाँ तक के नोट्स आप लोग तैयार करिए, ठीक है, सब्जेक्ट को अच्छे से रीड करिए और अपना तैयारी मेंटेन कर ले रहिए, ठीक है। और क्लास ठीक है क्लास जो भी आपको देखिए इतनी अच्छे से सारी क्लासेस चल रही हैं, इस आप लोगों के जो भी चैनल है उसमें देखिए प्लेलिस्ट के आधार पे सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट के आधार पे बनाया गया है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि हमें ठीक है कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पे खोजना है। प्लेलिस्ट को देखिए अच्छे से, उसमें दिया है कि कौन सी क्लास का कौन सा वीडियो है, ठीक है, आप लोगों को प्लेलिस्ट में सारे कुछ मिल जाएंगे सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो इस चैनल के लिए काफ़ी मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग भी ठीक है थोड़ा समर्थन करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, लाइक करें, ठीक है, जिससे हम लोग ठीक है थोड़ा मोटिवेट हों और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोग को दे पाएँ, ठीक है, जिससे आप लोग को तैयारी में ठीक है सहायता मिल पाए। ओके धन्यवाद।